नमस्कार साथियों, मैं रणबीर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज मस्ट है में। दोस्तों आज मैं एक बार फिर से हाजिर हूं आप सभी के बीच एक नई वीडियो लेकर के। दोस्तों यह वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा भारत का संक्षिप्त परिचय। दोस्तों आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हो या फिर आप ऐसे ही भारत के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत के संक्षिप्त परिचय की। भारत के बारे में जितनी भी सारी जानकारी है उसका डिटेल से वीडियो बनाने में तो बहुत लंबा टाइम लग जाएगा, लेकिन आप एक शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भारत का संक्षिप्त परिचय जान सकते हैं। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको लगभग 40 मेन क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और ये क्वेश्चन किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हो और अगर उसमें भारत के परिचय से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो आप उसका उत्तर बहुत ही आसानी से दे पाएंगे, और वह तभी हो पाएगा जब आप इस वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। दोस्तों बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत की अवस्थिति कहाँ पर है। तो भारत की अवस्थिति कहाँ पे है? उत्तरी गोलार्ध में। जैसे कि आप यहाँ पे जानते होंगे कि हम किसी ग्लोब को बनाते हैं। दोस्तों हम किसी ग्लोब को बनाएंगे और ग्लोब को जैसे ही बनाएंगे तो उसके ठीक बीचों बीच एक रेखा खींची हुई रहती है, काल्पनिक रेखा, और यह काल्पनिक रेखा होती है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा जिसे कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा भी कहा जाता है। और हमारा जो भारत है वह यहाँ पे स्थित है। दोस्तों ये जब हम भारत का मैप बनाएंगे तो इस प्रकार से ये यहाँ पे बन के निकल के सामने आएगा। हमारे भारत का मैप यहाँ पे बनेगा, और यह जो स्थिति है ऊपर वाला क्या है? उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला है दक्षिणी गोलार्ध। नीचे वाला दक्षिणी गोलार्ध है, ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि भारत जो है वह कहाँ है? वह है उत्तरी गोलार्ध में। तो पहला प्रश्न का उत्तर क्या आ जाएगा? भारत की अवस्थिति कहाँ है? तो उत्तरी गोलार्ध में। और भारत की आकृति कैसी है, यह हमारा दूसरा प्रश्न है। तो भारत की आकृति जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, भारत की आकृति को मैंने बनाया हुआ है, इंडिया का मैप मैंने बनाया हुआ है। यहाँ पे आप ठीक से देखिए तो इसको देखने के बाद लगेगा कि भारत की आकृति चतुष्कोणीय है, मतलब 4 कोण के जैसा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं चतुर्भुजाकार जैसा लग रहा है। तो दूसरा का उत्तर क्या आ जाएगा? भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय है। फिर बात कर लेते हैं कि भारत की जलवायु कैसी है। दोस्तों भारत की जलवायु कैसी है आप सभी लोग जानते होंगे। भारत की जलवायु मॉनसूनी है, और अभी हमारे देश में मॉनसून का आगमन हो गया है। मॉनसून का मतलब आप कह सकते हैं कि यह वर्षा, यानी भारत की जलवायु कैसी है? ये वर्षा पे डिपेंडेंट है, वर्षा पे निर्भर है। फिर बात करेंगे कि भारत के राज्यों की कुल संख्या कितनी है। तो भारत के कुल राज्यों की संख्या है 28, यानी कि 28 भारत के राज्यों की संख्या है 28। फिर बात करेंगे भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या। भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या कितनी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 8। दोस्तों इसके पहले आप लोगों ने सुना होगा कि भारत के केंद्र शासित प्रदेशों की कुल संख्या 9 थी, या फिर बढ़ा करके पहले 7 थी, फिर 7 के बाद 9 हुई, फिर 8 कर ली गई। क्योंकि ऐसा इसलिए हुआ दोस्तों क्योंकि जम्मू कश्मीर पहले एक राज्य था, और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद क्या किया गया? उसको 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया, और वो 2 केंद्र शासित बन के निकल के जो सामने आए वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। उसके साथ साथ दोस्तों दमन और दीव, उसके साथ साथ दादर और नागर हवेली। दमन, दीव, दादर और नागर हवेली, इन दोनों को मिला करके एक बना दिया गया। तो आप यहाँ पे पहले 7 था तो 7, और जम्मू कश्मीर और लद्दाख मिला करके 9 हो गया। फिर दमन, दीव और दादर नागर हवेली को दोनों मिला करके एक बना दिया गया, तो 9 से घट के 8 हो गया। तो भारत के कुल केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई 8। फिर बात करेंगे कि भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है। भारत के पास कुल क्षेत्रफल कितना है, मतलब भारत के पास कुल जमीन कितना है, कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है भारत का? तो यह हो जाएगा 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर यह भारत का कुल क्षेत्रफल है। और अगला सवाल देख लेते हैं, विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत कितना है? मतलब पूरी दुनिया में जितनी भी जमीन है, पूरी दुनिया में जितनी भूमि है, उस भूमि में भारत का प्रतिशत कितना है? भारत कितना प्रतिशत भूमि शेयर करता है पूरी दुनिया की भूमि का? तो उसका उत्तर हो जाएगा 2.42%। 2.42% जो भूमि है वो विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत है। फिर देखते हैं अगला क्वेश्चन,
क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 7। भारत का विश्व में 7वां स्थान है। मतलब भारत से बड़े जो देश हैं जमीन के मामले में, भूमि के मामले में है, उनकी कुल संख्या 6 है और भारत का स्थान आ जाता है 7वें नंबर पे। फिर बात करेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में कौन सा स्थान है? हमारा महादेश जो है वो एशिया महादेश है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं पूरी दुनिया में 7 महादेश हैं और 7 महादेश में से सबसे बड़ा महादेश एशिया महादेश है। और एशिया महादेश में जो भारत की स्थिति है जमीन के मामले में वो किस स्थान पे है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दूसरा, क्योंकि पहले स्थान पे चीन है। दोस्तों रूस एक ऐसा देश है जो यूरोप और एशिया दोनों महादेश में अपने भूभाग को फैलाए हुआ है। मतलब रूस का जो ज़मीन है वो एशिया महादेश में भी है और यूरोप महादेश में भी है, लेकिन रूस अपने आप को यूरोप में ही मानता है। इसीलिए एशिया महादेश का दूसरा सबसे बड़ा देश कौन सा हो जाएगा? भारत हो जाएगा। अगर रूस अपने आप को एशिया महादेश का अंग मानता तो क्या हो जाता? रूस हो जाता, रूस के बाद चीन हो जाता, फिर भारत तीसरे स्थान पे आता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। रूस अपने आप को यूरोप महादेश में मानता है, यूरोप महादेश से जुड़ा हुआ महसूस करता है। इसीलिए चीन के बाद दूसरे स्थान पे भारत हो जाएगा। ज़मीन के मामले में वो एशिया महादेश की बात करेंगे, एशिया महादेश की बात अगर की जाएगी तो। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े 6 देश जो हैं वो कौन कौन से हैं? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत से बड़े जितने भी देश हैं उनकी संख्या 6 है, आप जान चुके हैं पहले ही। और उन सभी 6 देशों के नाम हैं रूस, कनाडा, अमेरिका, चीन, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया। पहले नंबर पे रूस आ जाएगा, दूसरे नंबर पे कनाडा, तीसरे पे अमेरिका, चौथे पे चीन, 5वें पे ब्राज़ील और 6ठे पे ऑस्ट्रेलिया और 7वें पे हमारा भारत है ही। ये आप सभी लोग जानते हैं पहले से। भारत हमारा किस स्थान पे है? 7वें स्थान पे है। फिर बात करेंगे अगले क्वेश्चन की। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? तो जैसा कि आप सभी लोगों ने सुना होगा कि कुछ दिनों पहले ही हमारा देश जनसंख्या के मामले में चीन को पछाड़ चुका है। चीन को पछाड़ते हुए हम जनसंख्या के मामले में टॉप पर आ पहुँचे हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का स्थान कौन सा है? पहला स्थान है। अब चीन दूसरे स्थान पे खिसक चुका है। पहले स्थान पे कौन काबिज हो गया है? भारत काबिज हो गया है। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। विश्व जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? मतलब पूरी जो हमारे विश्व की जो पूरी आबादी है उस पूरी आबादी में भारत की आबादी कितनी है? कितना प्रतिशत आबादी भारत का है उस दुनिया की आबादी में? तो इसका उत्तर हो जाएगा 17.5% लगभग में। लगभग 17.5% जनसंख्या का हिस्सा है वह भारत के पास है। इसका मतलब क्या निकल के सामने आ रहा है कि अगर पूरी दुनिया में मान लीजिए 100 आदमी हैं तो उसमें से साढ़े 17 आदमी किस देश के हैं? भारत के हैं। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कि भारत के पास पूरी दुनिया के ज़मीन का मात्र 2.42% ज़मीन है, लेकिन पूरे दुनिया की आबादी का 17.5% आबादी यहाँ पे निवास कर रही है। तो समझ सकते हैं दोस्तों कि भारत के लिए यह स्थिति कितनी खतरनाक है, कितनी गंभीर है। फिर देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? हमारे देश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा हिंदी। हिंदी हमारे देश में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है। लगभग 50% से भी अधिक लोग हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं बोलने के लिए। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। सबसे बड़ी जनजाति, सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है दोस्तों? तो सबसे बड़ी जनजाति है हमारे देश की भील जनजाति और दूसरे स्थान पे है गोंड जनजाति। पहले स्थान पे कौन सा है? भील जनजाति और दूसरे स्थान पे गोंड जनजाति। फिर बात करेंगे दोस्तों अक्षांशीय विस्तार की। भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वह कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर कितना डिग्री उत्तरी अक्षांश तक स्थित है? अक्षांश और देशांतर क्या होता है दोस्तों? अक्षांश और देशांतर क्या होता है इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। 1-2 दिन के बाद आपको वह वीडियो देखने को मिल जाएगा जिसमें कि आपको पूरी तरीके से अच्छी तरह से यह समझाया हुआ मिलेगा कि अक्षांश और देशांतर क्या होता है। उस वीडियो को देखने के बाद आपको अक्षांश और देशांतर से जुड़ा हुआ कोई भी कन्फ्यूजन,
कोई भी डाउट आपके मन में नहीं रह जाएगा। इसके लिए अक्षांश और देशांतर का एक वीडियो मैं बना दूंगा, इसके लिए आपको 1-2 दिन वेट करना पड़ेगा दोस्तों। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। इसको किस प्रकार से याद करना है, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक, ये है भारत का अक्षांशीय विस्तार। फिर बात करेंगे भारत का देशांतरीय विस्तार। भारत का देशांतरीय विस्तार दोस्तों 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। भारत का देशांतरीय विस्तार कितना है, 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक। दोस्तों एक प्रश्न यहाँ पे यह भी आ सकता है कि भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो आप यहाँ पे 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट के बीच अंतर करके देख सकते हैं, तो आपको लगभग 30 डिग्री का अंतर नज़र आएगा। उसके साथ साथ आप इस बात को भी देख लीजिए कि देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है। तो 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट के बीच में जब आप अंतर निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, तो यह भी निकलेगा 30 डिग्री ही। 30 डिग्री जो है वह देशांतरीय विस्तार में भी अंतर है और अक्षांशीय विस्तार में भी 30 डिग्री का ही अंतर है। यह बात आप समझ गए दोस्तों। यहाँ जो दिया हुआ अक्षांशीय विस्तार हमारे देश का 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। ये हमारे मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। मुख्य भूमि आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यह जो भारत का नक्शा है यहाँ से लेकर के यहाँ तक का जो अक्षांशीय विस्तार है इसकी बात की जा रही है। मुख्य भूमि का मतलब यह हो गया। लेकिन आप यहाँ पे देखिए, यह जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है दोस्तों, अगर यहाँ इसका लेते हैं तो इसका अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, थोड़ा और नीचे आ जाएगा। थोड़ा और नीचे आ जाएगा तो इसका क्या हो जाएगा उत्तर, इसका हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश। अगर भारत का, संपूर्ण भारत का पूछा जाए कि अक्षांशीय विस्तार कितना है, तो उसका उत्तर हो जाएगा 6 डिग्री 45 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। लेकिन मुख्य भूमि का पूछा जाएगा तो आप क्या बताइएगा, 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक। दोस्तों उसके बाद देख लेते हैं उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है। यह जो आप देख रहे हैं इंडिया का मैप, यहाँ से यह उत्तर का इलाका है, यह दक्षिण का इलाका है, मतलब दक्षिण दिशा है, और इधर पूर्व है, आप सभी लोग जानते होंगे, इधर पश्चिम है, यह भी आप सभी लोग जानते होंगे। दोस्तों यहाँ पे पूछा जा रहा है कि उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई कितनी है। मतलब एक रेखा आप यहाँ पे खींच दीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसकी अधिकतम लंबाई कितनी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा 3214 किलोमीटर। दोस्तों उत्तर से लेकर दक्षिण तक जो भारत की अधिकतम लंबाई है उसका कितना किलोमीटर है, कुल मिलाकर 3214 किलोमीटर, यानी 3214 किलोमीटर। फिर एक प्रश्न यहाँ पे देखने को मिल रहा है, भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई कितनी है। मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक की अधिकतम लंबाई कितनी है दोस्तों, यह है 2933 किलोमीटर। भारत की पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई कितनी है, 2933 किलोमीटर। यहाँ तक आप समझ गए। पूर्व से पश्चिम तक की अधिकतम लंबाई 2933 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण तक की अधिकतम लंबाई 3214 किलोमीटर, ये आप समझ गए। फिर अब बात करते हैं भारत के सबसे पूर्वी बिंदु की। भारत का जो पूर्वी बिंदु है, जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो है यह पूर्व का इलाका है और यह पूर्व का जो अंतिम बिंदु है, मतलब भारत का, आप पूर्व दिशा की ओर जाइएगा, भारत में अपने देश में जब पूर्व दिशा की ओर जाइएगा तो यहाँ पे सबसे अंतिम स्थान जो मिलेगा उसका नाम क्या है, यही यहाँ पे पूछा जा रहा है। भारत का सबसे पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो पूर्वी बिंदु का नाम है किबिथु। क्या नाम है दोस्तों, किबिथु नाम है, और यह अरुणाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। किस राज्य में है दोस्तों किबिथु, यह अरुणाचल प्रदेश में है। उसी प्रकार से एक प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। मतलब गुजरात का जो इलाका है उसका सबसे पश्चिमी बिंदु की बात जहाँ पे की जाएगी तो उसका उत्तर हो जाएगा गुहार मोती, और गुहार मोती को गौर माता भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। भारत का पूर्वी बिंदु है किबिथु, जो कि अरुणाचल प्रदेश में है। उसके साथ साथ भारत का पश्चिमी बिंदु है गुहार मोती या फिर गौर माता, जो कि गुजरात में स्थित है। अब बात करेंगे भारत के उत्तरी बिंदु की। मतलब भारत जो उत्तर दिशा में है वो हाईएस्ट लेवल पे, मतलब सबसे ऊपरी पायदान पे कौन सा स्थल है जो कि भारत में है और उसका नाम क्या है।
ठीक है, तो इसका उत्तर हो जाएगा उत्तरी बिंदु का इंदिरा कौल। दोस्तों क्या नाम है इसका? इंदिरा कौल, जो कि लद्दाख नाम का केंद्र शासित प्रदेश है। लद्दाख पहले जम्मू कश्मीर में ही हुआ करता था और जम्मू कश्मीर एक राज्य था, लेकिन उससे राज्य का दर्जा छीन लिया गया है और उसे 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया गया है। और वो 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जम्मू कश्मीर और लद्दाख। तो लद्दाख में है इंदिरा कौल, जो कि भारत का सबसे उत्तरी बिंदु है। फिर बात करेंगे भारत के सबसे दक्षिणी बिंदु की। भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात की जा रही है। यहाँ पर भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो है उसे इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? इंदिरा पॉइंट कहा जाता है। इसका एक नाम और है इंदिरा पॉइंट का, इसको पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पिग्मेलियन पॉइंट भी कहा जाता है। और यह है भारत का दक्षिणतम बिंदु, सबसे दक्षिणी बिंदु। लेकिन जैसे ही आपसे पूछा जाएगा कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है, तो यह हो जाएगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी में एक इलाका है धनुषकोडी नाम का। धनुषकोडी नाम का जो जगह है, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है, इसे भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणतम बिंदु माना गया है। और भारत की संपूर्ण भूमि का दक्षिणतम बिंदु की बात जब की जाएगी तो वह हो जाएगा इंदिरा पॉइंट, जो कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। फिर अगले प्रश्न को देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है हमारा, दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है? जैसे ही आप यहाँ पे ग्लोब बनाइएगा, ग्लोब का फिगर बनाइएगा, तो यह जो बीचों बीच रेखा है इसे भूमध्य रेखा कहा जाता है, या फिर इक्वेटर कहा जाता है, या फिर इसे कहा जाता है विषुवत रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है। और भारत जो है, यहाँ पे भारत का जो सबसे, यहाँ पे मैंने भारत का मान लीजिए मैप बनाया हुआ है और यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि दक्षिणी बिंदु की भूमध्य रेखा से दूरी कितनी है। मतलब यह जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, जो कि यहाँ पर स्थित है, ऐसा मान लीजिए आप, और यह जो विषुवत रेखा है, तो इसके बीच की जो दूरी है, ये दूरी कितनी है? तो इसका हो जाएगा उत्तर 876 किलोमीटर दूर। मतलब आप अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में जो स्थित है इंदिरा पॉइंट से आप 876 किलोमीटर दक्षिण की ओर जाइएगा तो आप कहाँ पहुँच जाइएगा? आप पहुँच जाइएगा भूमध्य रेखा पर, यानी विषुवत रेखा पर, जिसे कि इक्वेटर भी कहा जाता है। दोस्तों अब सवाल है कि स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी है? भारत की जो स्थल सीमा रेखा है उसकी कुल लंबाई कितनी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा रेखा की अधिकतम लंबाई कितनी है दोस्तों? भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई की बात की जाए तो वह हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? भारत के स्थल सीमा रेखा की कुल लंबाई 15,200 किलोमीटर। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न, मुख्य भूमि के तट की लंबाई 6100 किलोमीटर। स्थल सीमा रेखा का मतलब ये है कि भारत का जो जमीन का इलाका है, जो अन्य देशों से सटा हुआ है, उसकी लंबाई कितनी है? तो उसका उत्तर हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। और यहाँ पे अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि मुख्य भूमि के तट की लंबाई कितनी है? मतलब भारत का जो मेन लैंड है और वह मेन लैंड समुद्र तट से सटा हुआ है, मतलब समुद्र से सटा हुआ जो इलाका है वह भारत के पास कितना किलोमीटर लंबा है? मतलब समुद्र तट भारत के पास कितने किलोमीटर का है? तो इसका उत्तर हो जाएगा 6100 किलोमीटर। ये मेन लैंड का है दोस्तों, यानी कि मुख्य भूमि का है। लेकिन द्वीपों सहित, द्वीप जो है यहाँ पे लक्षद्वीप है, यहाँ पे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है, इसको भी अगर मिला दीजिए तो तटीय रेखा की कुल लंबाई कितनी हो जाएगी? 7,516.6 किलोमीटर। 7,516.6 किलोमीटर हो जाएगा। यहाँ तक आप समझ चुके हैं अच्छी तरीके से। फिर अगला सवाल है, समुद्र तट से सटे यानी कि समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 राज्य हमारे देश में ऐसे हैं जो समुद्र तट से सटे हुए हैं। मतलब उन राज्यों की जो सीमा रेखा है वह समुद्र तट से लगती है। फिर बात करेंगे सबसे लंबी तट रेखा वाले राज्य की। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जिसकी तट रेखा सबसे लंबी है? तो इसका उत्तर हो जाएगा गुजरात। गुजरात आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यह जो इलाका है यह पूरा समुद्री इलाका है। मतलब इतनी तट रेखा जो है वो गुजरात के पास है, जो कि गुजरात को भारत का सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य बनाता है। सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा। गोवा राज्य यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा।
गोवा राज्य कहाँ पे है, यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे दक्षिण पश्चिम के इलाके में है। और गोवा राज्य के पास सबसे छोटी तट रेखा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, सबसे छोटी तट रेखा वाला राज्य का उत्तर हो जाएगा गोवा। ठीक है, यहाँ तक आप समझ गए हैं। फिर अब बात करेंगे प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है। मतलब प्रायद्वीपीय भारत जो है, प्रायद्वीप आप समझ लीजिए दोस्तों, वैसा भूमि का वैसा मेन लैंड से जुड़ा हुआ वैसा नुकीला क्षेत्र, मेन लैंड से जुड़ा हुआ वैसा नुकीला क्षेत्र जो तीन ओर समुद्र से घिरा हुआ हो, मतलब तीन ओर जल क्षेत्र से घिरा हुआ हो। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है अरब सागर, यहाँ पे है बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे है हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन। और यह जो नुकीला भाग है दोस्तों, जो कि तीन और जल क्षेत्र से घिरा हुआ, इसी को कहा जाता है प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो भारत की आकृति प्रायद्वीपीय भी है। तो यहाँ पे सवाल किया जा रहा है कि प्रायद्वीपीय भारत का दूसरा सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य कौन सा है, तो यह हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है उसके पास हमारे देश में दूसरी सबसे लंबी तट रेखा होने वाले राज्य का गौरव प्राप्त है, यह आप समझ चुके हैं। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है। नगरीकृत का मतलब होता है वैसा राज्य जहाँ की नगरों की संख्या सर्वाधिक हो, यानी वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा शहर हो, गाँवों की संख्या अन्य राज्यों की तुलना में कम से कम हो, तो वह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र देश का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य है। फिर बात करेंगे न्यूनतम नगरीकृत राज्य की, मतलब वैसा राज्य हमारे देश में कौन सा है जहां सबसे कम आपको शहर देखने को मिलेंगे, तो इसका उत्तर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश न्यूनतम नगरीकृत राज्य है दोस्तों। फिर अब बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वनों वाला राज्य कौन सा है। मतलब हमारे देश में कौन सा राज्य ऐसा है जहां सबसे अधिक जंगल पाए जाते हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। दोस्तों मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां भारत में जितने भी जंगल पाए जाते हैं उसका सर्वाधिक जंगल वाला हिस्सा जो है वह आपको मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलेगा। मध्य प्रदेश जंगल के मामले में हमारे देश के टॉप राज्यों में से सबसे टॉप पर आता है दोस्तों। फिर बात करेंगे न्यूनतम वनों वाला राज्य, मतलब वैसा राज्य जहां वनों की संख्या कम है, यानी कि आप कह सकते हैं कि वनों की संख्या नगण्य है, वहां वन कम से कम आपको देखने को मिलेंगे, तो वह राज्य है हरियाणा। हरियाणा एक ऐसा राज्य है दोस्तों जहां आपको कम से कम वन यानी कि कम से कम जंगल देखने को मिलेंगे। फिर बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है। भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है, तो इसका उत्तर हो जाएगा मासिन राम। मासिन राम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। मासिन राम एक ऐसा जगह है जहां पूरी दुनिया में सर्वाधिक वर्षा देखने को मिलती है। सबसे अधिक वर्षा जिस स्थान पर होती है वह स्थान है मासिन राम जो कि मेघालय राज्य में स्थित है। यहाँ पूरी दुनिया में सबसे अधिक बारिश आपको देखने को मिल जाएगी दोस्तों। उसके बाद बात करेंगे अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान कौन सा है। हमारे भारत में वो कौन सा स्थान है जहां कम से कम वर्षा होती है, यानी ना के बराबर वर्षा होती है, तो वह स्थान है लेह। लेह नाम का जो स्थान है वह लद्दाख राज्य में है। लद्दाख जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश है, और लद्दाख में क्या है, लेह नाम का एक जगह है जहां सबसे कम वर्षा देखने को आपको मिलेगी। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों, सर्वाधिक ठंडा स्थान कौन सा है। सर्वाधिक ठंडा स्थान जो है वह द्रास, द्रास जो कि लद्दाख में स्थित है। द्रास नाम के जगह पे सबसे अधिक ठंडक मिलेगी आपको देखने के लिए। सबसे अधिक ठंडा स्थान जो है वह द्रास है जो कि लद्दाख में है दोस्तों। उसके बाद अगला प्रश्न है, सर्वाधिक गर्म स्थान कौन सा है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर दोस्तों जो कि राजस्थान में है, जैसलमेर। जैसलमेर सबसे गर्म स्थान है, यह भी आप जान गए। फिर जो अंतिम क्वेश्चन है हमारा 39वां क्वेश्चन, वह है हिमालय से सटे राज्यों की संख्या कितनी है। हमारे देश में उन राज्यों की संख्या कितनी है जो अपना बॉर्डर हिमालय पर्वत से भी शेयर करता है, मतलब उस राज्य में हिमालय पर्वत का भी कुछ अंश है या फिर पूरा का पूरा राज्य ही हिमालय पर्वत से आच्छादित है, ढका हुआ है, तो इसकी संख्या हो जाएगी 10। दोस्तों हिमालय से सटे राज्यों की संख्या कितनी है, 10 है दोस्तों। इस प्रकार से हमने 39 महत्वपूर्ण क्वेश्चन को देख लिया है, अच्छी तरह से उसे समझ लिया है, बारी बारी से सबको हमने देख लिया है। भारत की अवस्थिति से लेकर
हिमालय से सटे राज्यों की संख्या तक। दोस्तों हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपको इस वीडियो को देखने के बाद बहुत सारी जानकारी प्राप्त करने को मिली होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।